Hello everybody. So in the last class we have discussed about gradually varied flow. हमने gradually varied flow को complete किया. Then I said you to complete the numericals of your workbook. पहले मैं workbook के numericals की key दे देता हूँ. Just verify your key and after that I will start discussion of every question of your workbook. Clear है? So workbook की key देख लो आप. Chapter 4 workbook key. ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? बॉम्बे बी. सेकंड का आंसर इजी क्वेश्चन से सारे बॉम्बे बी. थर्ड फोर्थ ऑलरेडी हमने कर रखा था. थर्ड इज डी, फोर्थ इज सी, फिफ्थ इज दिल्ली डी. अच्छा क्वेश्चन था ये. सिक्स्थ इज डी अगेन दिल्ली. सेवेंथ इज सी. सेवेंथ इज सी. Eighth is Bombay, B. Ninth is D. 10th is also D, Delhi. 11th का आंसर dy by dx निकालना था हमें बस 0.0032. 12th अभी आपसे नहीं होगा ये. 12th we will do it after RVF. ये क्वेश्चन में RVF और GVF दोनों का एप्लीकेशन है. आंसर तो लिख लो आप 42 मीटर 0.42 मीटर, बट हम इसको डिस्कस आरवीएफ के बाद करेंगे, याद रखिएगा. 12th को हम बाद में डिस्कस करेंगे. 13th ऑलरेडी डन. स्लोप कितना आ गया था? -1.311 इंटू 10⁻⁻⁴. ऐसा आंसर आया था हमारा. 14th का आंसर 6.99 किलोमीटर्स में मैंने आंसर निकाल लिया. आप देख लीजिएगा अपना आंसर. डेल्टा एक्स निकालना था. लेंथ ऑफ बैक प्रोफाइल इज नथिंग बट डेल्टा एक्स. 15th इज माइल्ड स्लोप. 15th का आंसर क्या है? माइल्ड स्लोप. क्लियर है? ये की है, इसको मार्क कर लीजिएगा. एक एक करके मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करना चालू कर देता हूँ. बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था ये. अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने शॉर्टलिस्ट कर रखे. लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन नाउ. स्टार्टिंग द डिस्कशन विद क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूं. देखो हमारा डिस्कशन. क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? अ हाइड्रोलिक जंप इज ऑलवेज नीडेड इन द केस ऑफ एन A2 प्रोफाइल फॉलोड बाय एन A3 प्रोफाइल. सबसे पहले तो ये देखिए कौन पहले है, A2 की A3. याद है हम लोग बोलते थे M3 के बाद हाइड्रोलिक जंप होता है. द हाइड्रोलिक जंप इज टेकिंग प्लेस आफ्टर M3. So how do we say it? M3 is followed by hydraulic jump. मतलब M3 is back, hydraulic jump is in the forward direction. So M3 पीछे और hydraulic jump आगे. Same A2 profile is followed by A3 profile. मतलब सबसे पहले कौन सा है? A2 और फिर कौन सा है? A3. बोल सकता हूँ ऐसे, सही है. Again A3 is followed by A2 profile. H2 profile is followed by M2 profile. M1 profile is followed by M3 profile. मुझे ये नहीं बताना है किस केस में जो है ये प्रोफाइल्स बनेगी. हो सकता है कोई बेड का इस तरीके से हमने ट्रांजिशन कर रखा हो, या ब्रेक इन स्लोप या वियर्स वगैरह इस तरीके से कंस्ट्रक्टेड है सच दैट इस तरीके की प्रोफाइल्स बन रही है. मुझे बस बताना है कि किस केस में हाइड्रोलिक जंप होगा. हाइड्रोलिक जंप तभी होगा whenever the flow is transiting from supercritical to subcritical. देखो इस केस में A2 प्रोफाइल इज सबक्रिटिकल, A3 इज सुपरक्रिटिकल. सो ट्रांजिशन कहां पर हो रहा है? सब से सुपर. नहीं बनेगा जंप. A3 इज सुपर, A2 क्या है? सब. तो ऑब्वियसली जंप फॉर्म कर सकता है बिकॉज वी हैव ट्रांजिशन फ्रॉम सुपरक्रिटिकल टू सबक्रिटिकल. H2 is sub, M2 is also sub, subcritical to subcritical, कोई जंप नहीं बनता है. M1 is subcritical, M3 is supercritical. LOCDL होता है ना. तो एक ही केस है जिसमें ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम सुपरक्रिटिकल टू सबक्रिटिकल. यही हमारा करेक्ट आंसर है. डेट इज इसी केस में जंप बनेगा. मुझे प्रोफाइल नहीं बनानी थी. I just need to answer कि in which case the jump can form. We already know hydraulic jump will form only when
द फ्लो ट्रांजिट्स फ्रॉम सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल, तो केवल बी प्रोफाइल के केस में ही हमारा जो है ट्रांजिशन हो रहा था सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में. सो ओनली इन द बी केस वी विल हैव द फॉर्मेशन ऑफ जंप. काफी सिंपल क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए. सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 2. देखो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोल रहा हूं. ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था और स्टेटमेंट्स भी नहीं उलझना है. फॉलोड बाय का मतलब आगे है वो, ठीक है. लैंग्वेज मैंने पहले एक्सप्लेन कर दी थी. क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन देख रहे हैं. A prismatic channel is laid out as shown below with two stretches, one with slope less than critical. SCR is the critical slope. SCR is the critical slope. For mild slope, S would be less than SCR, है ना. And for steep slope, S would be greater than SCR. सही बात है. ओके. At the end of the second stretch is built a weir. Weir है, storage की tendency है, of considerable height across the flow. The type of flow profiles along the direction of flow. बहुत ही सिंपल है. देखो क्या बोला गया है हमें. हमारे पास एक तो माइल्ड स्लोप है स्टार्टिंग में. We have a mild slope, then we have a steep slope, और उसके बाद हमारा एक वियर है. सो दिस इज S लेस देन SCR, दैट इज माइल्ड स्लोप, एंड दिस इज S ग्रेटर देन SCR, दैट इज स्टीप स्लोप. और वियर के ऊपर ट्रांजिशन होना है. ऑब्स्ट्रक्शन सच एज वियर आ गया. CDL बनाओ, NDL बनाओ, खत्म करो क्वेश्चन को. सबसे पहले मैंने इसका क्या बना दिया है, CDL. दिस इज CDL. NDL, इसका NDL ऊपर और इसका NDL कहाँ होगा, नीचे. और फिर इसको ट्रांजिट करना आगे NDL. तो प्रोफाइल क्या बनेगी. प्रोफाइल वुड बी फर्स्ट M2 प्रोफाइल, है ना. उसके बाद क्या होगा M2 प्रोफाइल के बाद. M2 के बाद क्या बनेगा, S2. M2 के बाद क्या बनेगा, ये S2. M2 S2. फिर उसके बाद उसको पार भी करना है तो क्या बनेगा, एक हाइड्रोलिक जंप. एंड देन वी विल हैव व्हाट प्रोफाइल, वी विल हैव S1 फ्लो प्रोफाइल. So correct answer क्या होगा, M2 S2 and then S1. So M2 S2 and then S1. एक हाइड्रोलिक जंप भी होगा S2 के बाद. सिंस किसी भी ऑप्शन में नहीं था तो हम नहीं बोल रहे हैं, बस GVF प्रोफाइल बोला गया है. बट M2 S2 हाइड्रोलिक जंप एंड देन S1. सो करेक्ट ऑप्शन क्या है 2 का. 2 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, B. तो S लेस देन SCR का मतलब माइल्ड स्लोप है, एंड S ग्रेटर देन SCR का मतलब स्टीप स्लोप है, वेयर SCR इज नथिंग बट द क्रिटिकल. सिंपल ही था. इस टाइप के तो खूब सारे क्वेश्चन कर रखे. सेकेंड भी हो गया. लेटर्स थर्ड और फोर्थ मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है तो उसको नहीं डिस्कस करना है मुझे. फिफ्थ वाला डिस्कस करूंगा. फिफ्थ बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द फिफ्थ वन. प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द फिफ्थ वन. ओके. फिफ्थ में देखो क्या बोला जा रहा है. क्वेश्चन नंबर 5 का डिस्कशन चल रहा है. डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 5 फॉर यू. एट अ रीच ऑफ चैनल विथ Q इक्वल टू डिस्चार्ज पर यूनिट फिट दे रखी है कितनी, 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर. एट ए YA इज इक्वल टू 1.5 मीटर
at B, YB is equal to 1.6 meter. Delta E, that is difference in specific energies, is taken as 0.09 meter. Bed slope is 1 in 2000. The mean energy line slope, SF bar, is 0.003. What is the length of reach AB? AB का reach का length बताना है, मतलब I have to report delta x. Length of reach of AB का मतलब क्या report करना है मुझे? डेल्टा एक्स. लेंथ ऑफ प्रोफाइल भी बोलते हैं तब भी, लेंथ ऑफ बैक रोटर प्रोफाइल बोलता तब भी मैं डेल्टा एक्स ही रिपोर्ट करके आता हूँ. तो आई नीड टू कैलकुलेट डेल्टा एक्स. तो डेल्टा एक्स तो पहले निकाल लो. डेल्टा एक्स इज द लेंथ ऑफ रीच ए बी. तो डायरेक्टली फॉर्मूला ही तो लगाना है. डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारा? डेल्टा ई अपॉन एस नॉट माइनस एस एफ बार. मॉड में, मैं साइन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ. डेल्टा ई कितना है? 0.009 अपॉन में एस नॉट. एस नॉट दे रखा है 1/2000 माइनस एस एफ बार इज 0.003. तो दिस इंप्लाइज डेल्टा एक्स इक्वल टू, कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से. डेल्टा एक्स कितना आ गया इससे? 0.09 divided by 1/2000 minus 0.003. तो आंसर कितना आ रहा है? 36. मॉड में है 36 मीटर. तो लेंथ तो है 36 मीटर, बट अभी खत्म नहीं हुआ. 36 मीटर तो दो ऑप्शन में. हमें ये भी बताना है कौन अपस्ट्रीम में और कौन डाउनस्ट्रीम में. उसके लिए वी विल हैव टू फाइंड dy by dx. dy by dx अगर ग्रेटर देन 0 आएगा, इट मीन्स इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. एंड इफ dy by dx इज लेस देन 0, मतलब हमारे पास ड्रॉ डाउन कर्व बनेगा. तो dy by dx निकालते हैं. dy by dx इज इक्वल टू s नॉट माइनस एस एफ बार अपॉन 1 माइनस एफ आर स्क्वायर. एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई जी वाई बार. वाई बार इज द एवरेज YA plus YB by 2, that is 1.55 मीटर. उठा के सब सब्स्टिट्यूट कर दो. मुझे तो बस साइन चाहिए, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू dy by dx चाहिए भी नहीं था. S नॉट 1/2000 माइनस एस एफ बार, दैट इज 0.003. 1 माइनस एफ आर स्क्वायर, क्यू स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर अपॉन जी इंटू वाई बार. वाई बार कितना है मेरा? y बार इज 1.55 का क्यूब. एक क्यूब होगा. क्लियर है ना? तो क्यू स्क्वायर बाई जी वाई क्यूब. तो क्या आंसर आ जाएगा इससे? dy by dx का. dy by dx का आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2000 माइनस 0.003 अपॉन 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 9.81 डिवाइडेड बाई 1.55 का क्यूब माइनस 2.81 इंटू 10 raised to power minus 3. dy by dx is less than 0. This means dy by dx is less than 0. This means what? Drawdown curve. हमें ना SF के करस्पॉन्डिंग भी y बार निकाल सकते थे, बट उसको निकालने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए था रेक्टेंगुलर चैनल का विड्थ. नहीं तो आप वेटेड पेरीमीटर कैसे निकालते? इसलिए मैंने डायरेक्टली y का एवरेज ही कर दिया. क्लियर है मेरी बात? ज़्यादा परेशान नहीं होना. ओके. dy by dx इज लेस देन 0, डेट इज ड्रॉडाउन कर्व. अब ड्रॉडाउन कर्व है तो ड्रॉडाउन कर्व का नेचर कैसा होता है? कुछ ऐसा. तो छोटा वाला डेप्थ आगे होगा, बड़ा वाला डेप्थ पीछे होगा. तो YA छोटा है कि YB? YA छोटा है, YB बड़ा है ना. YA is how much? 1.5 मीटर and YB is how much? 1.6 मीटर. Therefore कौन अपस्ट्रीम में है? Therefore YB अपस्ट्रीम है कि YA? YB. तो 36 मीटर with B on upstream. So B is
therefore B is on the upstream side. Therefore B is on the upstream side. क्लियर है मेरी बात? ओके, नोट कर लेंगे इसको सभी, इसको नोट कर लीजिएगा सभी। तो क्वेश्चन नंबर 5 था सिंपल, बस ये याद रखिएगा डेल्टा एक्स के साइन से कुछ नहीं समझ में आता है, हमने इसको मॉड कर लिया। कौन अपस्ट्रीम में कौन डाउनस्ट्रीम में, डेट इज जस्ट विद द हेल्प ऑफ dy by dx। dy by dx नेगेटिव आ गया, पता चल गया ड्रॉ डाउन कर्व है, तो ऑब्वियसली जो लेसर डेप्थ है वो डाउनस्ट्रीम में और जो ग्रेटर डेप्थ है वो अपस्ट्रीम में। क्लियर है? सो डेल्टा एक्स इज करेक्ट आंसर। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर वुड बी डी। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे अब सॉल्व। 5 तक कर लिया हमने, प्रोसीडिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए अब क्या बोल रहा हूँ। सिक्स में देखिए क्या बोल जा रहा है। We have to match all the options. M1 profile किसके साथ मैच करेगा? M1 profile will match with whom? It's the backwater profile, तो A का तो obviously 2 ही होगा। M1 is a backwater profile. H3 hydraulic jump occurs after it, so उसके केस में hydraulic jump होगा, तो H3 के केस में hydraulic jump होगा। तो B का करेक्ट आंसर क्या होगा? 3, क्योंकि H3 is always followed by hydraulic jump. S2 profile drawdown occurs, that is hydraulic drop occurs, तो C का करेक्ट आंसर क्या होगा? 4. एंड लास्टली A2 एडवर्स स्लोप है ना, एडवर्स स्लोप का मतलब क्या? स्लोप अपवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, that is 1. अरे A2 प्रोफाइल एडवर्स स्लोप पे है ना, एडवर्स स्लोप का मतलब क्या है? स्लोप अपवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। स्लोप अपवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो में हम बेड स्लोप की बात करते हैं, एडवर्स स्लोप में वही होता है, उसी केस में हमारा A2 प्रोफाइल बनेगा। तो D का आंसर क्या है? 1। तो 2 3 4 1, दैट इज करेक्ट आंसर इज व्हाट? D। 6th का करेक्ट आंसर इज D। 7 देख लेते हैं, नोट कर लेंगे। 7 देख रहा हूं। Which of the following equations are used for the derivation of hydraulic equation, for the derivation of differential equation for water surface profile in open channel flow? dy by dx इक्वल टू, कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम लोग? dy by dx is equal to S0 minus SF upon 1 minus FR²। इसमें मैंने दो ही चीज का तो यूज किया था, एक एनर्जी इक्वेशन और दूसरा कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। मैंने डिस्चार्ज कांस्टेंट मान लिया था ना, तो आई हैव यूज्ड द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। मोमेंटम इक्वेशन का तो कहीं पर भी यूज नहीं था। सो दो इक्वेशन यूज होते हैं इसमें, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन एंड एनर्जी इक्वेशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, ओनली 1 and 2। क्लियर है मेरी बात? तो क्वेश्चन नंबर 7 भी मैंने कर दिया, क्वेश्चन नंबर 7 कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा जा रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा हूँ, सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। 8th भी मैच द कॉलम का। देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे सारे। ए, YC ग्रेटर देन Y0, क्रिटिकल डेप्थ Y0 इज अ नॉर्मल डेप्थ, क्लियर है ना? तो CDL ऊपर है, NDL नीचे, कौन सा स्लोप हो गया है? इट इज एक्चुअली स्टीप स्लोप। एंड Y सबसे नीचे मतलब रीजन 3, स्टीप स्लोप रीजन 3, तो प्रोफाइल कौन सी बनेगी? S3 फ्लो प्रोफाइल। तो A का क्या होगा? 2। YC Y0 ग्रेटर देन YC
इसका मतलब क्या है, माइल्ड स्लोप, और y इनके बीच में मतलब रीजन 2, तो b का आंसर क्या होगा, m2, b का आंसर क्या होगा 3, b का आंसर क्या होगा 3। yc ग्रेटर देन y0, अगेन इट इज अ स्टीप स्लोप और y सबसे ज्यादा है, मींस रीजन 1, सो प्रोफाइल विल बी s1। वो कितना सिंपल क्वेश्चन था, c का आंसर 4। y0 ग्रेटर देन yc, अगेन इट इज एन माइल्ड स्लोप और y सबसे ज्यादा मतलब ये रीजन 1, सो m1 फ्लो प्रोफाइल, d का आंसर क्या होगा 1। 2 3 4 1, सो करेक्ट आंसर इज व्हाट, b। बस मुझे यही तो देखना था, स्लोप कौन सा और रीजन कौन सा। y इज द एक्चुअल डेप्थ, उसके हिसाब से मैंने रीजन देख लिया और yc और y0 को कंपेयर करके आई हैव सीन द नेचर ऑफ द बेड स्लोप। सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 9, ये सिंपल तभी लग रहे हैं क्योंकि हमने अच्छे से चैप्टर को समझ लिया, नहीं तो यही क्वेश्चंस जो है सबको कॉम्प्लेक्स भी लगने लग जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं हम सॉल्व। नाइन्थ देखिए, the flow rate in a wide rectangular open channel is 2 meter cube per second per meter width. 2 meter cube per second per meter width. The channel bed slope is 0.002. The Manning's roughness coefficient is 0.012. The slope of the channel is classified as, मुझे पता करना है कि स्लोप ऑफ द चैनल क्या है, उसके लिए हम yn निकालेंगे एंड yc निकालेंगे। yc इज द क्रिटिकल डेप्थ, ऐसे ही तो करते थे। yc कैसे निकालोगे आप, q स्क्वायर बाई g टू द पावर 1/3। रेक्टेंगुलर चैनल गिवन है तो ऑब्वियसली वाइड रेक्टेंगुलर है, तो yc को डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, सो 2 का स्क्वायर अपॉन 9.81 टू द पावर 1/3। तो आंसर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 9.81 टू द पावर 1/3। तो 0.742 मीटर। yn निकाल लूंगा, yn इज द नॉर्मल डेप्थ, yn is the normal depth by using Manning's। yn पे स्लोप क्या होता है, yn पे स्लोप इज s0, तो q is equal to yn by n, r to the power 2/3 s0 to the power half। For a wide rectangular channel, r को क्या लिख सकते हैं, for a wide rectangular channel r is equal to yn, लिख देता हूं। therefore ये क्या हो जाएगा yn is equal to q उधर ले जाओ, q into n अपॉन s0 टू द पावर हाफ की पावर क्या हो जाएगा 3/5। Q कितना है 2 इंटू n अपॉन s0 टू द पावर हाफ 0.002 टू द पावर 3/5। तो क्या आंसर आ रहा है, 2 इंटू 0.012 डिवाइडेड बाई 0.002 टू द पावर 0.5 to the power 3/5, so 0.688 मीटर, ये भी मुझे मिल गया। So yn is less than yc, therefore yn is less than yc। This implies what kind of slope, steep slope।
स्लोप का जजमेंट ऐसे ही लेते हैं ना, yn निकाल लेते हैं, yc निकाल लेते हैं, देन yn और yc को कंपेयर कर लिया, yn लेस देन yc, तो ऑब्वियसली इट इज अ स्टीप स्लोप। ndl नीचे है, cdl ऊपर, तो करेक्ट आंसर क्या है? डी, दैट इज ऑलरेडी गिवन। क्वेश्चन नंबर 10 तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन 10 सेकेंड में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तो डिस्कस भी नहीं करना चाहिए, बट चलो फिर भी बता देता हूँ, since we are discussing all the question, but generally I don't discuss these kind of questions in class, क्योंकि हम बहुत बार ब्रेकिंग ग्रेड में भी देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10, A mild slope channel is followed by a steep slope. अभी देखा था हमने, माइल्ड के बाद स्टीप। कौन सी प्रोफाइल होती है? M2S2, याद आ रहा है? कितनी बार तो देख लिया इसको। ये CDL है, ये NDL, और इसका NDL ये रहा। प्रोफाइल क्या होगी? प्रोफाइल वुड बी लाइक दिस। M2S2, क्लियर है? तो करेक्ट आंसर क्या है? M2S2, दैट इज डी। तो काफी बार ड्रॉ कर चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑल्सो वेरी सिंपल, dy बाई dx निकालना। चलो पहले सारा डेटा लिख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रोसीडिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11 नाउ। 11 कर रहा हूं, सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं मैं वर्कबुक के। जनरली ये क्लास में नहीं करता हूं क्योंकि बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बट सिंस वी आर नॉट मीटिंग ड्यू टू दिस कोविड सिचुएशन, इसीलिए जो है मैं सारे क्वेश्चन क्लास में डिस्कस कर दे रहा हूँ। इतना थॉरो डिस्कशन जनरली लेक्चर्स में भी नहीं होता है, तो 1-on-1 डाउट हो जाता है। अ शॉर्ट रीच ऑफ अ 2 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर ओपन चैनल, 2 मीटर वाइड ओपन चैनल है ये, विड्थ, हैज इट्स बेड लेवल राइजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो at a slope of S0 is bed level is rising in the direction, it carries a discharge of this much। S0 नेगेटिव है, इसमें राइजिंग है क्योंकि एडवर्स स्लोप है ये, दिस इज एडवर्स स्लोप, क्लियर है ना? तो S0 हमारे लिए क्या होगा? नेगेटिव होगा। बेड लेवल इज राइजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो बोला गया। इट कैरीज अ डिस्चार्ज ऑफ 4 मीटर क्यूब पर सेकेंड, and Manning's roughness coefficient is 0.01। Manning's का roughness coefficient भी दे रखा है 0.01। The flow in this reach is gradually varied at a certain section in this reach. The depth of flow is 0.5 meter. The rate of change of water depth dy by dx is this। G को आपको लेना है 10 मीटर पर सेकेंड। खत्म करता हूँ। पहले एक काम करो आप जल्दी से, 2 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल है, ओके। सबसे पहले आप क्या करो, आप बाय मैनिंग्स SF निकाल लो जल्दी से। बाय मैनिंग्स Q को क्या लिख देंगे आप? B या A बाय N R टू द पावर 2/3 SF टू द पावर हाफ। SF इज इक्वल टू Q स्क्वायर N स्क्वायर। Q स्क्वायर कितना है? 4 का स्क्वायर इंटू N का स्क्वायर, या 4 इंटू N पहले कर देता हूँ। 4 इंटू N, N कितना है? 0.01 अपॉन A टू द पावर 5/3। एरिया कितना हो जाएगा? 2 इंटू 0.5 दैट इज 1 टू द पावर 5/3। पेरीमीटर क्या होगा? 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0.5 टू द पावर 2/3 का स्क्वायर। ये SF है, तो SF तो मैं पहले ही कैलकुलेट कर ले रहा हूँ। SF कितना होगा? 4 इंटू 0.01 डिवाइडेड बाय, तो 1 ही हो गया है, इंटू
3 to the power 2/3 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 6.92 इंटू 10⁻⁻3, यही आ रहा है। ओके, बहुत बढ़िया। SF भी आ गया हमारा। अब मुझे dy/dx निकालना है। नाउ dy/dx इक्वल टू क्या होता है, S0 माइनस SF अपॉन 1 माइनस FR², एंड FR² इज इक्वल टू क्या, Q²/G। दिस इंप्लाइज dy/dx इज इक्वल टू S0 एडवर्स स्लोप 1/10⁴ कर देता हूँ डायरेक्टली, माइनस SF 6.92 इंटू 10⁻⁻3 है ना, एडवर्स स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। 1 माइनस Q² क्या होगा 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2 का स्क्वायर अपॉन G को 10 लेना है। Y कितना है हमारा, Y इज 0.5 का क्यूब। G को 10 लेके आंसर रिपोर्ट करना है, नहीं तो न्यूमेरिकल वैल्यू गलत हो जाएगी हमारी। हर वक्त इस चीज को ध्यान रखना चाहिए, ये कॉमन एरर है जो एग्जाम वाले दिन हो जाती है। -1/10⁴ माइनस 6.92 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 10 अपॉन 0.5 का क्यूब। आंसर क्या आ रहा है 3.2 इंटू 10⁻⁻3 और इक्वल टू 0.003। क्लियर है, यही मैंने आंसर भी दिया था, दैट इज 0.0032। बस एक मिस्टेक हो जाती है ये S0 लेने में। बेड लेवल वाज राइजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, देयरफॉर बेड लेवल अगर स्लोप के डायरेक्शन में राइज करेगा तो इट विल बी व्हाट काइंड ऑफ स्लोप, इट विल बी एन एडवर्स स्लोप, इट विल बी एन एडवर्स स्लोप। क्लियर है मेरी बात? ओके। 12th तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, मैंने बोला RVF के बाद डिस्कशन होगा 12th का। 11th का आंसर नोट कर लो। 13th वी हैव ऑलरेडी डन इन क्लास, तो मुझे कराने की जरूरत नहीं है। 14th मैं कर देता हूँ। 14th इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगेन, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। 14th मैं सॉल्व कर रहा हूँ, प्रोसीडिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या बोला जाता है। छोटा सा ही डिस्कशन था ये पूरा, सिंपल क्वेश्चन थे सारे। क्वेश्चन नंबर 14, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ अ बैक वाटर कर्व, मतलब डेल्टा एक्स निकालना है आपको, बाय एन एफ्लक्स ऑफ 1.5 मीटर इन द रेक्टेंगुलर चैनल। एफ्लक्स क्या होता है, द राइज इन डेप्थ ड्यू टू क्रिएशन ऑफ वियर इज नोन एज व्हाट, एफ्लक्स। एफ्लक्स इज द राइज इन डेप्थ। तो एफ्लक्स कितना है हमारा 1.5 मीटर। रेक्टेंगुलर चैनल है जिसकी विड्थ कितनी है 50 मीटर। इनिशियल डेप्थ कितना है 2 मीटर, दिस इज द नॉर्मल डेप्थ। गिवन S0 इज 1 बाय, ये नॉर्मल डेप्थ भी, दिस इज द नॉर्मल डेप्थ। क्लियर है ना? डेप्थ ऑफ फ्लो इज 2 मीटर। गिवन S0 दे रखा है and n दे रखा है, that is 0.03. Now efflux is the rise in water level. efflux का मतलब क्या है, rise in water level. Therefore y2 क्या होगा, y1 plus efflux, जो भी हमारा efflux. So y1 कितना है 2 plus 1.5, that is 3.5. 2 plus 1.5, that is 3.5 meter. Clear है? Okay.
हमें डेल्टा एक्स निकालना है. वी हैव टू फाइंड आउट डेल्टा एक्स. सो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एस नॉट माइनस एस एफ बार अपॉन 1 माइनस एफ आर. किलोमीटर में आंसर ले आएंगे. सॉरी, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एस नॉट माइनस एस एफ बार. डेल्टा ई क्या है, मॉड में ये सारा है, ई टू माइनस ई वन. एंड एस एफ बार क्या है, एस एफ वन प्लस एस एफ टू डिवाइडेड बाई. सारी क्वांटिटीज निकालना चालू कर देता हूँ जल्दी जल्दी. पहले तो आप एक काम करो, डिस्चार्ज निकाल लो. क्यू क्या हो जाएगा, स्मॉल क्यू. हमारा कैपिटल क्यू डेट इज डिस्चार्ज कितना आ जाएगा, विड्थ दे रखा है. नाउ क्यू इज इक्वल टू ए बाय एन आर टू द पावर 2/3 एस नॉट टू द पावर हाफ. एरिया को क्या लिखूंगा, 50 इंटू नॉर्मल डेप्थ. नॉर्मल डेप्थ इज 2 मीटर इंटू 5/3 अपॉन एन. एन इज 0.03. पैटेड पेरीमीटर पी कितना है, विड्थ प्लस 2 इंटू डेप्थ इज 2 to the power 2/3 S naught 1/2000 to the power half. तो डिस्चार्ज कितना आ गया इससे, हाउ मच डिस्चार्ज यू गॉट, यू गॉट अ डिस्चार्ज ऑफ 100 to the power 5/3 into 1/2000 to the power 0.5 upon 0.03 upon 50 plus 4 to the power 2/3. तो आंसर क्या है, 112.4 मीटर क्यूब पर सेकेंड. तो मैंने सबसे पहले तो क्या निकाल लिया, डिस्चार्ज. अब E1 E2 निकाल लो और खत्म करो काम को. तो E1 क्या होगा, नाउ E1 इज इक्वल टू y1 प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2g. y1 b स्क्वायर y1 का y1 is 2 प्लस 112.4 का स्क्वायर. 2 g कुछ नहीं गिवन है तो क्या लेंगे, 9.81 इंटू बी का स्क्वायर 50 का स्क्वायर इंटू y1 कितना होगा, 50 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर. देयरफॉर E1 कितना आ जाएगा, इससे कैलकुलेट करेंगे तो E1 will come out to be 2 plus 112.4 का स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन 9.81 अपॉन 100 का स्क्वायर. सो 2.064 मीटर ये आ गया हमारा E1. सिमिलरली E2 भी निकाल लूंगा. E2 को क्या लिखूंगा, y2 डेट इज 3.5 प्लस 112.4 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81 इंटू 50 का स्क्वायर इंटू 3.5 का स्क्वायर. सो दिस विल गिव अस E2. E2 कितना हो जाएगा, 3.5 प्लस 112.4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन 9.81 अपॉन 50 का स्क्वायर अपॉन 3.5 का स्क्वायर. सो 3.521. दिस इज डेल्टा ई निकाल लेंगे इससे. डेल्टा ई अपॉन एस नॉट माइनस एस एफ बार. एस एफ बार के लिए एस एफ वन एस एफ टू निकालेंगे. जल्दी से यहाँ तक नोट कर लेंगे सब. अब देखिए, जब तक आप इसको नॉर्मल डेप्थ नहीं मानेंगे तब तक आप डिस्चार्ज नहीं निकाल पाएंगे. जब तक आप डिस्चार्ज नहीं निकाल पाएंगे E1 E2 नहीं निकालेंगे. क्वेश्चन को थोड़ा और क्लियर कर सकते थे बाय गिविंग इट टू बी नॉर्मल डेप्थ, बट कभी कभी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता है. इन दैट केस यू विल हैव टू अज्यूम दिस टू बी अ नॉर्मल डेप्थ. क्लियर है मेरी बात? थोड़ा और क्लियर बनाने के लिए नॉर्मल डेप्थ बोलते तो बेटर रहता. एनीवेज कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं. अब बस SF1 और SF2 निकालना है मुझे. तो SF1 इज इक्वल टू S नॉट ओनली, SF2 ही तो निकालना है बस. फिर SF1 at y1 is equal to 2 meter, SF1 is equal to S naught is equal to बेड स्लोप कितना है 1/2000. At y2 is equal to 3.5 meter, SF2 निकालना ना मुझे. तो therefore Q is equal to A2 by N R2 by 2 to the power 3 into SF2 to the power half. This implies SF2 is equal to, डिस्चार्ज क्या है
112.4 into n. N is 0.03. A2 area. B width is 50 into depth. Depth is 2 to the power 5/3 into perimeter is 50 plus. सॉरी ये तो 3.5 होगा ना, y2 के लिए कर रहे हैं, 3.5 होगा। 50 into 3.5. 50 plus 2 into 3.5 is 7 to the power 2/3 का होल स्क्वायर। यही होगा SF2। SF2 में क्लिक कर लेता हूँ। 112.4 into 0.03 divided by 50 into 3.5 to the power 5/3 into 57 to the power 2/3 square of answer का square. So this will come out to be 8.32 into 10 raised to power minus 5. Therefore delta x is equal to modulus of E2 minus E1 3.521 minus 2.064 upon S0 minus SF bar 1/2000 plus 8.32 into 10 raised to power minus 5 divided by, this will give us answer in meter में, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लूँगा तो 3.521 minus 2.064 divided by 1/2000 minus 1/2000 plus 8.32 into 10 raised to power 10 raised to power minus 5 divided by 2 is 699 6.39 meter, that is 6.996 kilometer या ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर। क्लियर है? तो आंसर यही मैंने दे रखा है 6.99 या ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर लिख सकते हैं आप। दिस इज डेल्टा एक्स, नथिंग बट द लेंथ ऑफ द बैक वाटर प्रोफाइल। सिंपल क्वेश्चन था, बस डेल्टा एक्स निकालना था। क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं हम, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसको भी देखो कंप्लीट कर देता हूँ। 15th को भी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15th वी आर डूइंग। क्वेश्चन नंबर 15 कर देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है एंड इट विल बी ओवर। Water flows in a triangular channel of side slope 1h is to 1v। ट्रायंगुलर चैनल है जिसका साइड स्लोप क्या है 45 डिग्री। 1h is to 1v, 1h is to 1v। लॉन्जिट्यूडिनल स्लोप, लॉन्जिट्यूडिनल स्लोप का मतलब S0 0.001। डिटरमाइन वेदर द चैनल इज माइल्ड, स्टीप और क्रिटिकल। बहुत सिंपल है, डिस्चार्ज दे रखा है हमें, that is 0.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। खत्म करो इसको। सो टॉप विड्थ क्या होगा, ये y है, टॉप विड्थ विल बी 2y। वेटेड पेरीमीटर इस केस में कितना होगा, वेटेड पेरीमीटर, एक पेरीमीटर कितना है √2√2y, एक पेरीमीटर √2y हो जाएगा ना, ये भी y है, ये भी y है, तो इट विल बी √2y 2√2y। एंड एरिया क्या हो जाएगा, एरिया विल बी y का स्क्वायर। सो एट yc, पहले yc निकाल लो, क्रिटिकल लेवल, fr इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज fr स्क्वायर इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे जेनरिक चैनल ले, q स्क्वायर t अपॉन GAQ इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज q स्क्वायर कितना है मेरा
0.2 का स्क्वायर, टॉप विड्थ क्या लिखूंगा 2yc अपॉन g 9.81, एरिया कितना है yc का स्क्वायर का क्यूब इज इक्वल टू 1। सो क्या हो जाएगा ये देखिए, दिस इम्प्लाइज yc इज इक्वल टू हाउ मच वी आर गेटिंग, yc इज इक्वल टू 0.2 का स्क्वायर इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9.81 टू द पावर 1/5। सो yc कितना आएगा 0.382 मीटर। yn भी निकाल लेंगे, एट yn sf इज इक्वल टू s0। सो q इज इक्वल टू a/n r टू द पावर 2/3। n दे रखा है मैनिंग्स n, उसके बिना नहीं कर पाएंगे, मैनिंग्स n गिवन था 0.015 क्वेश्चन में गिवन है लास्ट लाइन में। ओके, a/n r टू द पावर 2/3 s0 टू द पावर हाफ। तो q कितना है हमारा, q इज 0.2, एरिया कितना है y का स्क्वायर, तो yn स्क्वायर अपॉन yn टू द पावर 5/3 कर लेता हूँ। ओके, yn स्क्वायर टू द पावर 5/3। ओके ना, n कितना हो जाएगा मेरा 0.015। वेटेड पेरीमीटर कितना है 2√2 yn टू द पावर 2/3 इंटू s0 0.001 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सही कर लो। सो ये क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज yn टू द पावर, देखो 10/3 माइनस 2/3 इज 8/3 इज इक्वल टू 0.2 इंटू 0.015 इंटू 2√2 टू द पावर 2/3 अपॉन 0.001 टू द पावर हाफ। तो उसको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, तो yn आएगा 0.2 इंटू 0.015 इंटू, बस सिंपल कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था। कैलकुलेशन बड़ी हो सकती है बट आंसर इज वेरी सिंपल, 0.001 टू द पावर 3/8। yn कितना आ जा रहा है 0.536 मीटर। आप देख लीजिएगा yn कितना आ रहा है 0.536 मीटर। yn is greater than yc, this implies mild slope. Now yn is greater than yc, this implies mild slope. So we have discussed all the numericals of GVF. अब जो हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे, डेट इज रैपिडली वैरिड फ्लो। सारे के सारे न्यूमेरिकल्स मैंने डिस्कस कर दिए GVF के। नाउ वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग रैपिडली वैरिड फ्लो। उसी के बाद ये न्यूमेरिकल 12 में डिस्कस करूंगा एक बार RVF के एनालिसिस खत्म करके। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज RVF। सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन विद रैपिडली वैरिड फ्लो। अब हमारा डिस्कशन जो है, वी आर स्टार्टिंग विद रैपिडली वैरिड फ्लो। दिस इज आवर चैप्टर नंबर 5। ग्रेजुअली वैरिड फ्लो हमने ऑलरेडी खत्म कर लिया। नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर डिस्कशन विद रैपिडली वैरिड। इन दिस वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट हाइड्रोलिक जंप। In this we will discuss in detail about hydraulic jump. अब hydraulic jump के बारे में we already know few things. Some few things are clear about the hydraulic jump. पहली चीज क्या clear है हमें, that hydraulic jump is formed whenever the flow transits from supercritical to subcritical. जब भी flow is transiting from supercritical to subcritical, it is accompanied by the formation of large scale turbulence or turbulent rollers. Hydraulic jump is nothing but large scale turbulence or turbulent rollers. So whenever the flow is transiting from supercritical to subcritical, it is accompanied by the formation of large scale turbulence or turbulent roller, that is known as hydraulic jump. हाइड्रोलिक जंप को हम कभी कभी स्टैंडिंग वेव भी बोलते हैं। इट इज वन एंड द सेम थिंग। क्लियर है मेरी बात? अब एक चीज समझो आप, हाइड्रोलिक जंप कब कब बनता है? वी हैव ऑलरेडी सीन देयर आर सम GVF प्रोफाइल्स इन विच हाइड्रोलिक जंप फॉर्मेशन इज नेसेसरी।
कौन कौन सी प्रोफाइल थी वो? M3, H3, A3 and S1. Whereas M3, H3 and A3 is followed by hydraulic jump, whereas S1 profile is preceded by hydraulic jump. इतना हमने already discuss किया. After that, ये discussion हमारा already हो चुका है. After that, we have seen practical cases also. Hydraulic jump कब कब form करता है? Below a sluice gate on a mild slope, horizontal slope or adverse slope, or upstream of sluice gate on a steep slope. Whenever the break-in grade is happening from steep slope to mild slope, or steep slope to horizontal slope, or steep slope to adverse slope, in that case also you will have the formation of this hydraulic jump. Hydraulic jump will also occur downstream of spillway on a mild slope or horizontal slope, or in the case of irrigation canal falls. Same thing है वो भी. So these are the basic things which we have already covered. तो पहले तो इतना लिखवाऊंगा, then I will proceed towards the uses of this hydraulic jump. उसमें मैं बताऊंगा why do we require the hydraulic jump in a channel. तो पहले hydraulic jump के बारे में बेसिक चीजें लिखिए. हेडिंग डाल लीजिएगा rapidly varied flow, ब्रैकेट में hydraulic jump. स्टेडी केस की बात चल रही है. ओके, लिखिए. When the flow condition changes from supercritical, bracket में FR greater than 1, when the flow condition changes from supercritical, when the flow condition changes from supercritical, bracket में FR greater than 1, bracket में FR greater than 1, to subcritical, bracket में FR less than 1, सबक्रिटिकल के लिए FR फ्राउड नंबर लेस देन 1 होता है. सुपर क्रिटिकल ब्रैकेट में FR ग्रेटर देन 1, टू सब क्रिटिकल ब्रैकेट में FR लेस देन 1, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा. द रिजल्ट इज एन अब्रप्ट राइज इन वाटर सरफेस. द रिजल्ट इज एन अब्रप्ट राइज इन वाटर सरफेस. द रिजल्ट इज एन अब्रप्ट राइज इन वाटर सरफेस accompanied by the result is an abrupt rise in water surface accompanied by turbulent rollers, comma. This local phenomena is called hydraulic jump or standing wave. This local phenomena is called hydraulic jump or standing wave. Full stop. Next time लिखिए hydraulic jump or standing wave को underline कर लीजिए. Next time लिखिए since the depth of flow changes rapidly in the small stretch. Since the depth of flow changes rapidly in a small stretch. The flow is termed as rapidly varied flow. Bracket में RVF. Bracket close. Full stop. This phenomena occurs देखो A below a sluice gate, B लिखो below a spillway, C लिखो when a steep channel changes to flat bed, D लिखो irrigation canal falls etc. Clear? Now we will see the uses of hydraulic jump. Heading डालिएगा uses of hydraulic jump. क्या क्या uses हैं hydraulic jump? एक एक करके देखते जाइए. देखिए हम हमारे चैनल्स में किस टाइप का फ्लो चाहते हैं, सुपर क्रिटिकल या सब क्रिटिकल.
What kind of flow we generally prefer in our channels, supercritical or subcritical? The answer would be subcritical. Why we don't want supercritical flow in our channels? See, we already know in the case of supercritical flow the velocity is very high. Velocity के ज़्यादा होने के कारण, since the velocity is very high, what will happen? The erosion of our bed can start. So it will decrease the life of our channels. Life of channel decrease हो जाएगी, जिसके कारण regular maintenance करना पड़ेगा. So therefore we generally do not want supercritical flow to happen in our channels. Channels are generally designed for subcritical flow. Or hydraulic jump is a phenomena through which we can transit the flow from supercritical to subcritical. और हाइड्रोलिक जंप के थ्रू हम इजीली फ्लो को ट्रांजिट कर सकते हैं फ्रॉम सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल. और एक चीज और समझिए, मैं बाद में प्रूव भी कर दूंगा, हाइड्रोलिक जंप जब होगा तो देयर विल बी लार्ज स्केल एनर्जी लॉस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस हाइड्रोलिक जंप. देयर वुड बी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन और एनर्जी लॉस टेकिंग प्लेस. वो भी अच्छा है. क्यों? ये जो एनर्जी लॉस होगा that will decrease the velocity head, or it will decrease the velocity, means it will make the flow more subcritical. That is good for us. So hydraulic jump is used as an energy dissipator. एक अच्छे jump वही होगा जिसमें energy losses ज़्यादा से ज़्यादा हो, so that our flow is more subcritical, the velocities would be less, it will lead to lesser erosions of our bed. So first use क्या है? It is used as an energy dissipator. लिखना नहीं अभी, आप सुनेंगे बस ध्यान से. It is used as an energy dissipator. Second use क्या है? देखिए, मान लीजिए ये एक वियर है, वियर के डाउनस्ट्रीम में जंप हो रहा है. वियर के डाउनस्ट्रीम में क्या हो रहा है? जंप हो रहा है. वियर के डाउनस्ट्रीम में वी हैव अ जंप टेकिंग प्लेस. ये जंप के कारण बहुत सारे फोर्सेस अकाउंट फॉर किए जाएंगे और इस टर्बुलेंस के कारण बेड का इरोजन भी बहुत ज़्यादा हो सकता है. तो यहाँ पर हमने बेड को अच्छे से बनाया है, कंक्रीट बेड बनाया है, दैट इज नोन एज एप्रॉन. दिस पोर्शन ऑफ बेड शुड बी प्रॉपर्ली डिजाइंड, अदरवाइज इरोजन विल बी वेरी हाई. टू प्रिवेंट द इरोजन वी हैव कंस्ट्रक्टेड अ कंक्रीट बेड दैट इज नोन एज एप्रॉन. अब समझो क्या दिक्कत होगी. दिक्कत ये होगी कि कुछ पानी तो ऊपर से जा रहा है और कुछ पानी नीचे से भी जा रहा होगा, डेट इज ड्यू टू सीपेज थ्रू द सॉइल. और जब पानी सीप कर रहा है तो दिस इज हायर प्रेशर, दिस इज लोअर प्रेशर, मतलब यहाँ पर पानी का प्रेशर है. इट विल एक्सर्ट एन अपलिफ्ट प्रेशर ऑन दिस एप्रॉन. ये हम सॉइल में पढ़ेंगे जब मैं सॉइल में, व्हेन आई वुड बी डिस्कसिंग सॉइल मैकेनिक्स, there I would discuss about this uplift pressure, how to mathematically calculate it. तो बाद में मैं इसको mathematically quantify भी कराऊंगा uplift pressure, but अभी आपको समझ में आ रहा है, whenever the flow is taking place from upstream to downstream, there is an uplift pressure that is acting on the apron. इस अपलिफ्ट प्रेशर के कारण हमारा एप्रॉन डिस्टेबलाइज होगा कि स्टेबलाइज होगा? ऑब्वियसली दिस अपलिफ्ट प्रेशर विल एक्ट एज अ डिस्टेबलाइजिंग फोर्स दैट कैन क्रिएट क्रैक्स इन आवर एप्रॉन. सो इस अपलिफ्ट प्रेशर को बैलेंस कैसे कर रहे हैं? थ्रू द डेड वेट ऑफ एप्रॉन, थ्रू द डेड वेट ऑफ एप्रॉन, जिसके कारण एप्रॉन की थिकनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी. देखिए अब हाइड्रोलिक जंप फॉर्म होने से क्या हो रहा है? हाइड्रोलिक जंप जब फॉर्म होगा, सिंस द वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होता है, तो एन इम्पल्सिव फोर्स एक्ट्स ऑन द एप्रॉन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. हाइड्रोलिक जंप के फॉर्मेशन के कारण देयर इज एन इम्पल्सिव फोर्स एक्टिंग ऑन द एप्रॉन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, which will increase the apparent weight of the apron and will help in balancing the uplift pressure. तो इस impulsive force के कारण the depth of या the thickness of apron required or the dead weight of apron required would decrease. It will result in economy. So एक और use है hydraulic jump का. Hydraulic jump helps in increasing the weight of the apron to counter this uplift pressure. समझ में आ रही बात? थर्ड यूज समझिए क्या है. व्हाट इज द थर्ड यूज? थर्ड यूज क्या है?
देखिए बहुत बार हम वाटर प्योरिफिकेशन के लिए कुछ केमिकल्स डालते हैं. फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर वी जनरली ऐड सम केमिकल्स इन वाटर, और उस केमिकल को ऐड करके वी नीड टू एजिटेट, पानी को मिलाना भी होगा अच्छे से. एक तरीका क्या है, व्हाट इज वन वे, यू पोर ऑल द केमिकल्स इन अ लेक. आप एक बड़े लेक में केमिकल डाल दो और पूरे लेक को मिला दो, जो कि पॉसिबल टास्क नहीं. आप पूरे लेक को कैसे मिला लोगे? सो ऐसे आप लेक में केमिकल या पानी में केमिकल मिक्स नहीं कर सकते. बट हाँ, एक और तरीका है, लेक के एंट्री पॉइंट में जहां पानी एंटर कर रहा हो वहां पर आप एक हाइड्रोलिक जंप करा दो. दिस हाइड्रोलिक जंप विल एक्ट एज अ नेचुरल एजिटेशन पॉइंट, और यहीं पे आप सारे के सारे केमिकल्स को पोर कर दो. तो केमिकल्स को पोर करोगे तो अपने आप इस नेचुरल एजिटेटिंग पॉइंट पर वो केमिकल अच्छे से मिक्स हो जाएगा. दिस हाइड्रोलिक जंप विल हेल्प एज एन एजिटेटर टू मिक्स द केमिकल्स रिक्वायर्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर. क्लियर है मेरी बात? सिंपल है. सो इट ऑल्सो, हाइड्रोलिक जंप ऑल्सो प्रोवाइड्स अस लोकेशन वेयर वी कैन ऐड सर्टेन वाटर प्योरिफिकेशन केमिकल्स. फोर्थ यूसेज क्या है? इट ऑल्सो हेल्प्स इन एरेशन ऑफ सीवेज. देखिए ये आप एनवायरमेंट में पढ़िएगा कि फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ सीवेज वी रिक्वायर सर्टेन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन. जैसे जैसे हमारा ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीडाइज होता जाएगा, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर विल कीप ऑन डिक्रीजिंग. इस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को रिप्लेनिश करने के लिए, एटमॉस्फेयर से रिप्लेनिश होगा, वी नीड टू एजिटेट द वाटर और द सीवेज. सो एक तो तरीका आप उसको एजिटेटर लगा के एजिटेट करिए, या फिर व्हाट वी कैन डू इज वी कैन फॉर्म अ हाइड्रोलिक जंप इन आवर सीवेज. इट विल अगेन एक्ट एज एन एजिटेटर and it will lead to aeration of sewage. Aeration of sewage का मतलब क्या है? It will increase the dissolved oxygen in our sewage. So these are the various uses of hydraulic jump. एक एक करके सारे मैं लिखवा देता हूँ, लिखना चालू करिएगा. हेडिंग डालिए uses of hydraulic jump. First use लिखिए, 1. As energy dissipator below canal falls. As energy dissipator below canal falls. Below canal falls, comma weirs, spillway, etc. As energy dissipator below canal falls, weirs, spillways, etc. Next लिखो, second use लिखो. To increase the weight of apron to offer resistance to. To increase the weight of apron to offer resistance to. To increase the weight of apron to offer resistance to. To offer resistance to uplift forces. To increase the weight of apron to offer resistance to uplift forces. To increase the weight of apron to offer resistance to uplift forces. Uplift forces. Clear? Third use लिखिए. To mix chemicals used for water purification. Third use लिखिए. To mix chemicals used for water purification. To mix chemicals used for water purification. Used for water purification. Last use लिखिए. To aerate the sewage. Fourth use लिखिए. To aerate the sewage. Aeration of sewage में भी help करेगा. To aerate the sewage. To aerate the sewage. Clear? Next देखिए, components of hydraulic jump. Next we are studying components of hydraulic jump. तो जहाँ पर मैंने to increase the dead weight of apron लिखवाया था, second उसके नीचे figure 2 करके बना दी, where we have dictated about second point, that is to increase the weight of apron to offer resistance to uplift forces. वहीं पर आप इसको ड्रॉ भी कर दीजिए. जस्ट ड्रॉ दिस फिगर. वहीं आसपास फिगर 2 बना के ड्रॉ कर दीजिए, वहीं पे दिखा दीजिए फिगर 2. क्लियर है मेरी बात? ओके, इसको ड्रॉ कर लेंगे पॉज करके. हटा रहा हूँ इसको. नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोलिक जंप. देखो इसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे.
components of hydraulic jump. Okay. Components of hydraulic jump. Components of hydraulic jump. What are the basic components of hydraulic jump? ये देखना है. मान लीजिए स्लोप है हमारा. हाइड्रोलिक जंप हो रहा है इसके ऊपर. दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, जंप हुआ, एंड दिस इज द एंडिंग पॉइंट. क्लियर? जहां से जंप स्टार्ट हुआ उसी को बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ जंप. ये y1 है और ये y2. स्टार्ट ऑफ जंप को कभी कभी हम टो ऑफ जंप भी बोल देते हैं. वन इन द सेम थिंग. दिस इज द टो ऑफ जंप. पहले सुनेंगे ध्यान से, लिखने की हड़बड़ी नहीं दिखाएंगे. एंड दिस इज एंड ऑफ जंप. दिस इज व्हाट? एंड ऑफ जंप. क्लियर है मेरी बात? ओके. टोटल एनर्जी लाइन भी होगा कुछ. टोटल एनर्जी लाइन वुड बी समवॉट लाइक दिस, डिक्रीजिंग इन नेचर. ये डिस्टेंस कितना होगा? v1 स्क्वायर बाई 2g. और ये डिस्टेंस कितना होगा? v2 स्क्वायर बाई 2g. और इसके बीच में we will have a head loss also taken. This is the head loss. This is the head loss. Clear है मेरी बात? This is the head loss. Okay. This is length of jump. LJ. LJ is the length of. So ये बेसिक components हैं jump के जो कि मुझे निकालने. This is y1 is the toe of jump or starting point of jump. This is the head of jump. HL is the head loss during formation of jump. And this is length of jump, that is LJ. LJ is nothing but what? The length of jump. ये क्या है? This is the length of jump. This is the length of jump. Clear? अब देखो, मैं आपको आज y1 y2 के बीच में कुछ बातें बताता हूं. y1 and y2 are known as the sequent depth और y1 y2 क्या है यहाँ पे? y1 y2 are the sequent और conjugate depth. मान लीजिए एनर्जी इज E1. इसको देखो, आज मैं एक इंपॉर्टेंट ग्राफ डिस्कस कर रहा हूं स्पेसिफिक एनर्जी वर्सेस डेप्थ का. क्लियर है मेरी बात? y1 किसके करस्पॉन्डिंग है? ये स्पेसिफिक एनर्जी वर्सेस डेप्थ का रिलेशनशिप होता ही है, हमें पता है ऑलरेडी. दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक एनर्जी एंड डेप्थ. कुछ ऐसा ही होता है ये रिलेशनशिप. सो पहले तो मैं y1 प्लॉट कर देता हूं. y1 इज करस्पॉन्डिंग टू व्हाट? y1 इज करस्पॉन्डिंग टू E1. ऊपर वाला लूंगा कि नीचे वाला? ऑब्वियसली जंप इज हैपनिंग व्हेन द फ्लो इज ट्रांजिटिंग फ्रॉम सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल. तो यहां पर फ्लो का नेचर कैसा है? फ्लो इज व्हाट? सुपर क्रिटिकल. फ्लो यहां पे क्या है? इट इज ऑफ सुपर क्रिटिकल नेचर. यहां पर फ्लो क्या है? इट इज सुपर क्रिटिकल. ये तो टो ऑफ जंप था ही. इसको देखो यहां लिख देता हूं.
सुपर क्रिटिकल से ट्रांजिट किस में हो गया? सब क्रिटिकल में. सो हियर द फ्लो इज व्हाट? सब क्रिटिकल. ये सुपर क्रिटिकल है और ये सब क्रिटिकल. तो एक एनर्जी के लिए दो डेप्थ है, हम कौन से वाला लेंगे? नीचे वाला. y1 विल बी नीचे वाला. दिस इज y1. y2 कौन सा होगा? ये ऊपर वाला. नहीं 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 नहीं. आप देखिए जब आप सेक्शन 2 पर आए तो लॉसेस हुए हैं, तो एनर्जी बढ़ रहा है कि घट रहा है? एनर्जी इज डिक्रीजिंग. तो y2 इज करस्पॉन्डिंग टू E2. So E2 will be left of E1 or right of E1? Obviously it will be to the left of E1, E2. Y2 क्या हो जाएगा? Y2 will be this one. Y2 will be this one. ये ऊपर वाले डेप्थ को मैं बोल देता हूँ Y1 डैश. इसको क्या बोल दिया मैंने? Y1 डैश. देखो एक ही ग्राफ में मैंने ऑल्टरनेट डेप्थ भी शो कर दिया और कॉन्जुगेट डेप्थ भी. देखो अब ध्यान से, ये y1 सॉरी y2 डैश बोल देता हूं. y1 एंड y2 डैश आर ऑल्टरनेट डेप्थ्स. y1 एंड y2 डैश आर ऑल्टरनेट डेप्थ्स, whereas y1 comma y2 आर conjugate depth और sequent depth. conjugate depth और sequent. देखिए कॉन्जुगेट डेप्थ और सीक्वेंट डेप्थ पे हमारा स्पेसिफिक फोर्स सेम होता है, स्पेसिफिक एनर्जी सेम नहीं होता है. स्पेसिफिक फोर्स सेम का मतलब स्पेसिफिक एनर्जी सेम नहीं है, यहां से हम देख भी रहे. तो हुआ क्या कि जंप करके फ्लो की टेंडेंसी है, फ्लो की इच्छा है, किसको मीट करने की? y2 डैश को. द फ्लो हैव अ टेंडेंसी टू मीट y2 डैश. But due to disturbances, but due to this formation of hydraulic jump, there are losses taking place, and due to these losses, it will have to settle for a lesser depth, that is y2. y2 will be less than y2 dash. फिर से रिपीट कर रहा हूँ. फ्लो की इच्छा है कि जंप के बाद किसको अटेन करे? ऑल्टरनेट डेप्थ y2 डैश को. बट उस इच्छा की पूर्ति नहीं होने वाली. क्यों नहीं होने वाली? क्योंकि जंप के फॉर्मेशन के दौरान कुछ हेड लॉसेस हुए. ड्यू टू दिस हेड लॉसेस इट विल हैव टू सेटल, उसको सेटल करना पड़ेगा एक लेसर डेप्थ पे, दैट इज y2 नोन एज कॉन्जुगेट और सीक्वेंट डेप्थ, एंड दिस y2 इज लेस देन y2 डैश. सो जंप हैव अ टेंडेंसी टू मीट द अल्टरनेट डेप्थ, टू अटेन द अल्टरनेट डेप्थ. But due to the head losses taking place during the formation of hydraulic jump, it will have to settle for a lesser depth, that is y2 less than y2 dash. This y2 is known as conjugate depth of y1 and y2 dash is known as alternate depth of y1. मेरी बात समझ में आ रही है? तो यही एक ग्राफ है जिस पर मैं alternate depth और conjugate depth को आराम से कंपेयर सकता हूं. बहुत ही सिंपल डिस्कशन था, 2-3 बार रिपीट भी कर दिया है. अब मैं लिखवाना चालू करता हूं इसके बारे में. आप एक काम करिए, पॉज करिए, पॉज करके पूरा नोट कर लीजिए जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ. पॉज एंड नोट इट डाउन. फिर इसके नीचे मैं लिखना चालू करूँ. पॉज करके नोट कर लिया आपने, लिखिए फिर इसके नीचे. स्टार्ट नोटिंग नाउ. सुपर क्रिटिकल स्ट्रीम जम्प्स एंड ट्राइज टू मीट द सुपर क्रिटिकल स्ट्रीम jumps and tries to meet the alternate depth. Supercritical stream jumps and tries to meet the alternate depth. Jumps and tries to meet the alternate depth. However, due to losses, it fails to achieve the alternate depth. However, due to losses, it fails to achieve the alternate depth. It fails to achieve the alternate depth and settles for a depth y2 and settles for a depth y2 and settles for a depth y2 called conjugate depth of y1. Settles for a depth y2 called conjugate depth of y1. Called conjugate depth of y1. Full stop. Next time again. Thus y1 and y2 are the starting and ending of the
thus y1 and y2 are the starting and ending of the hydraulic jump and are called sequent or conjugate depth clear. Next we will see momentum equation for the jump. हेडिंग डालिएगा मोमेंटम इक्वेशन फॉर द जंप, इसको भी देख लेते हैं. सो सिंपल था ये डिस्कशन. इसमें मैंने कंपेयर कर दिया कॉन्जुगेट डेप्थ एंड अल्टरनेट डेप्थ. नाउ वी विल सी मोमेंटम इक्वेशन फॉर द जंप. Momentum equation for the jump. Momentum equation for the jump. Clear, right? Okay. Let us start seeing it. Jump का momentum equation. देखिए अब मैं क्या बोल रहा हूं. मान लीजिए एक जंप हो रहा है इस चैनल में. वी हैव अ जंप टेकिंग प्लेस इन अ चैनल. इसकी स्लोप मान लीजिए थीटा है. ऑलरेडी मोमेंटम इक्वेशन अप्लाई करना आता है हमें. अब क्या है ना, जंप को मैं इस तरीके से दिखाऊंगा तो थोड़ा समझने में आसानी होगा. ऐसे कर रहा हूं, मीन्स दिस इज द जंप. ये जंप ही क्लियर हमारे. दिस इज y1, बेड स्लोप्स आर स्मॉल, and this is y2. Clear? Okay. Then we have this control volume. y1 y2 हो गया. कंट्रोल वॉल्यूम भी दिखा देता हूँ. जंप के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को कैप्चर करते हुए मैंने क्या दिखा दिया है, कंट्रोल वॉल्यूम. कंट्रोल वॉल्यूम है. दिस इज सेक्शन 1, दिस इज सेक्शन 2. सेक्शन 1 पे फोर्स क्या होगा, एक तो P1 फोर्स होगा. शो कर देता हूं उसको. यही होता था ना, याद आ रहा है आपको, प्रेशर फोर्स, दैट इज P1. सेक्शन 2 पर एक प्रेशर फोर्स आ जाएगा. याद आ रहा है ना, गामा y बार इंटू ए. y बार इज द डेप्थ ऑफ CG फ्रॉम द फ्री सरफेस, CG ऑफ द एरिया. फ्रिक्शन आएगा एक ऊपर की तरफ इसमें, Fs. सिमिलरली एक फ्रिक्शन आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक्टिंग ऑन द बेड. फ्रिक्शन को हाफ एरो से शो करते हैं बिकॉज दिस इज अ शियर फोर्स. और एक W साइन थीटा डायरेक्टली शो कर देता हूं. W नीचे है और उसका एक कंपोनेंट आ जाएगा W साइन. याद आ ही रहा होगा. तो बाय मोमेंटम इक्वेशन व्हाट वी कैन राइट, थीटा इज दिस स्लोप. Theta is this. By momentum equation, what I can write? By momentum equation for the jump. By momentum equation, applying momentum equation between 1 and 2. Applying momentum equation between. तो ब्लू वाले फोर्सेस सारे लेने हैं मुझे between section 1 and 2. हम क्या लिखें, P1 माइनस P2 प्लस W साइन थीटा माइनस Fs इज इक्वल टू क्या, M2 माइनस M1. ना डिस्चार्ज विल बी सेम. पानी कुछ डिस्चार्ज Q से आया बट वेलोसिटी विल बी डिफरेंट.
and it is exiting by same discharge, क्योंकि steady condition है but velocity will be different because area change हो जा रहा है. Clear है मेरी बात? So P1 minus P2 plus W sin theta, flow का direction positive है, minus Fs, blue वाला लिया है तो opposite direction, is equal to M2 minus M1. M2 क्या है? Momentum flux going out, और M1 क्या है? Momentum flux coming in. याद है ना P1 P2 को कैसे निकालूंगा? P1 is what? P1 is equal to gamma y1 bar into a1. P2 is equal to gamma y2 bar into a2. M2 is equal to rho q v2. याद आ रहा है? Momentum flux, rate of change of momentum. And M1 is rho q. Simple था. Okay. Next देखो फिर आप. Next क्या बोला जा रहा है? ये तो हमने डिस्कस कर लिया. P1, P2, M2, M1. नेक्स्ट देखो अब क्या बोल रहा हूं. नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं? फॉर अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस चैनल अगर हम देखें, नाउ एक स्पेशल केस ले रहा हूं. फॉर अ हॉरिजॉन्टल, ऑलरेडी मैंने पहले भी लिया है इस टाइप का केस. For a horizontal frictionless channel, what I can say? Sin theta is equal to क्या? 0 and Fs is equal to, therefore this implies P1 minus P2 is equal to क्या? M2 minus M1. This implies P1 plus M1 is equal to P2 plus M2. लिख सकता हूं. दोनों तरफ गामा से डिवाइड कर लो, दोनों तरफ गामा से डिवाइड कर लिया तो ये क्या चीज है? दिस इंप्लाइज स्पेसिफिक फोर्स, स्पेसिफिक फोर्स आई विल रिप्रेजेंट इट बाय FSP. पहले भी लिया था ना हमने. इज इक्वल टू P प्लस M बाई गामा इक्वल टू कांस्टेंट. दिस इंप्लाइज स्पेसिफिक फोर्स इक्वल टू P प्लस M बाई gamma equal to constant. तो बोल सकता हूं thus specific force is constant for a horizontal frictionless channel and this equation will form the basis of our analysis. क्योंकि RVF में friction का कोई important role नहीं होता है. Even if friction is existing we can neglect it, and for small bed slope, for small bed slope sin theta will almost be equal to 0. तो RVF की एनालिसिस we will do by making specific force to be constant. क्लियर है? सो फॉर अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस चैनल हमने प्रूव कर दिया स्पेसिफिक फोर्स कांस्टेंट है. उसके बाद मैं बोल रहा हूं कि यही इक्वेशन आवर एनालिसिस का पार्ट बनने वाला है. दिस विल फॉर्म द पार्ट ऑफ आवर एनालिसिस नाउ, बिकॉज इवन इफ फ्रिक्शन इज एग्जिस्टिंग, अगर फ्रिक्शन एग्जिस्ट भी करता है देन ऑल्सो वी कैन नेग्लेक्ट इट, बिकॉज हमने देखा था RVF में फ्रिक्शन का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, बिकॉज फ्रिक्शन डज नॉट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन RVF. क्लियर है मेरी बात? एम आई क्लियर? ओके. सो फॉर स्मॉल बेड स्लोप, इवन फॉर रफ चैनल, वी कैन मेक स्पेसिफिक फोर्स कांस्टेंट बाय नेग्लेक्टिंग द फ्रिक्शन, बिकॉज फ्रिक्शन डज नॉट प्ले, फ्रिक्शन के कारण कोई खास लॉसेस होने वाले नहीं है इन द केस ऑफ हाइड्रोलिक जंप और इन द केस ऑफ RVF. एक एक करके सारी बातें लिखवाता हूं. एक काम करिए, पहले आप इतना नोट कर लीजिए, पूरा यहां तक नोट कर लेंगे पॉज करके, फिर इसके नीचे लिखिए, लिखिए इसके नीचे. Thus specific force is constant in a horizontal, thus specific force is constant in a horizontal frictionless channel, thus specific force is constant in a horizontal frictionless channel, in a horizontal frictionless channel, in a horizontal frictionless channel, and this equation forms the basis of analysis, and this equation forms the basis of analysis, and this equation forms the basis of analysis, basis of analysis of hydraulic jump problems, forms the basis of analysis of hydraulic jump problems, of hydraulic jump problems, of hydraulic jump problems. Therefore
P की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो P1 की जगह हम गामा y1 बार इंटू A1 लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा y1 बार A1 प्लस रो बाई गामा क्या हो जाएगा G, दैट इज V2 को Q बाई A2 लिख दो, तो Q स्क्वायर बाय G A2 इज इक्वल टू y2 बार A2 प्लस Q स्क्वायर बाई G, है ना, V को मैंने Q बाई A लिख दिया, बस A1 हो जाएगा ये, तो y2 बार A2 Q स्क्वायर बाई G A2. So this equation will form the basis of our analysis. नोट में एक पॉइंट लिखो, नोट में एक पॉइंट लिखो, इवन इफ फ्रिक्शन इज एग्जिस्टिंग, ये इक्वेशन तो नोट कर लेना पहले आप, नोट दिस इक्वेशन फर्स्ट और फिर इसके नीचे लिखे इवन इफ फ्रिक्शन इज एग्जिस्टिंग वी कैन नेग्लेक्ट इट. नोट में ले जाएगा ये पॉइंट, नोट में लिखिएगा इवन इफ फ्रिक्शन इज एग्जिस्टिंग वी कैन नेग्लेक्ट इट बिकॉज फ्रिक्शन डज नॉट प्ले, because friction does not play an important role, because friction does not play an important role for RVF and for small bed slopes, sin theta equal to 0, sin theta equal to 0. फुल स्टॉप नेक्स्ट टाइम लिखिएगा नोट में ही, नेक्स्ट लाइन में. Thus RVF analysis for a rough bed with small bed slope can be approximately done. Thus RVF analysis for a rough bed with small bed slopes can be approximately done by making specific force constant, अब देखिए मैं जंप की एनालिसिस चालू करने वाला हूं. सबसे सिंपल चैनल, डेट इज एक रेक्टेंगुलर चैनल के लिए कंसीडर कर रहा हूं, बाय मेकिंग इट हॉरिजॉन्टल एंड फ्रिक्शनलेस. तो हेडिंग डालिएगा जंप इन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस रेक्टेंगुलर चैनल. इसको हटा देता हूं पहले. जंप इन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस रेक्टेंगुलर चैनल. देखिए क्या बोलता हूं उसके बारे में. जंप इन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस रेक्टेंगुलर चैनल. हेडिंग डालिएगा जंप इन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस रेक्टेंगुलर जंप इन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस रेक्टेंगुलर चैनल. अब देखते हैं एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस रेक्टेंगुलर चैनल में जंप कैसे होगा. ठीक है, जंप के इक्वेशंस y1 y2 के बीच में आई वुड मेक अ रिलेशनशिप. मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल चैनल है हमारा, जंप इज हैपनिंग इन दिस चैनल. ये y1 है और ये हमारा y2, y1 एंड y2. क्लियर? कंट्रोल वॉल्यूम है, दिस इज द कंट्रोल वॉल्यूम.
कुछ डिस्चार्ज आ रहा है और कुछ डिस्चार्ज जा रहा है. Both are same because this is a steady condition. Velocities will be different. V1, V2. Clear है मेरे? Okay. So specific force is constant for this jump. That is P1 is equal to P2. Now specific force FSP equal to P plus M by gamma equal to constant. This implies P1 plus M1 equal to P2 plus M2. This implies gamma Y1 bar A1 plus rho Q V1 is equal to gamma Y2 bar A2 plus rho Q V2 plus क्या plus rho Q V2 for a horizontal for a rectangular channel लिख देता हूँ for a rectangular channel for a rectangular channel area को क्या लिखूंगा मैं area is equal to by area is equal to Vy and velocity या discharge is equal to Vb. Substitute करो यहाँ पर. This implies and y bar equal to y bar depth of the CG from the free surface. Y bar is equal to y by 2. तो इसमें substitute करो. This implies क्या आ जाएगा gamma y by 2 y1 by 2 into by1 fs तो हट गया है थीटा वीटा भी हट गया ना by1 प्लस रो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय by1 इज इक्वल टू गामा y2 by 2 into by2 इक्वल टू गामा y2 by 2 into by2 plus rho q square by b से डिवाइड कर दो इसको पूरा रो से भी डिवाइड करो एक तरफ q को ले लो आप एक काम करो और b से इसको पूरा डिवाइड कर दो इस तरफ q को उस तरफ भेज दो तो क्या लिखोगे रो q स्क्वायर बाई b स्क्वायर इंटू 1 बाई y2 या इस तरफ ले आओ 1 बाई y1 माइनस 1 बाई y2 इज इक्वल टू क्या होगा ये गामा को कॉमन ले लिया गामा बाई 2 y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर यही आ रहा है देखो इसको थोड़ा और रीअरेंज कर दो कैपिटल Q बाई B क्या होता है डेट इज स्मॉल q डिस्चार्ज पर यूनिट वेट तो कैपिटल Q बाई B इज इक्वल टू स्मॉल q डेट इज डिस्चार्ज पर यूनिट वेट कैपिटल Q बाई B इज इक्वल टू स्मॉल q डेट इज डिस्चार्ज पर यूनिट वेट तो क्या हो जाएगा रो से गामा को काटो g बचेगा तो q स्क्वायर इंटू y2 माइनस y1 y2 इज इक्वल टू g बाई 2 y2 माइनस y1 y2 प्लस या y1 प्लस y2 माइनस y2 माइनस 1 कट कर लो देयरफॉर q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया q स्क्वायर बाई g इज इक्वल टू y1 y2 into y1 plus y2 divided by this is our equation 1 q square by g equal to y1 y2 into y1 plus y2 divided by 2 अब इसको इस फॉर्म में याद रखना बहुत डिफिकल्ट है हमें y1 और y2 के बीच में एक रिलेशनशिप मिल गया इसी रिलेशनशिप को अब मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूंगा क्लियर है मेरी बात जस्ट आई हैव अप्लाइड द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन भी देखो मैंने इनडायरेक्टली लगा दिया जब मैंने डिस्चार्ज को कांस्टेंट मान लिया है अप्लाइड द क्वांटिटी इक्वेशन और मोमेंटम इक्वेशन मतलब स्पेसिफिक फोर्स कांस्टेंट कर रहा हूं तो आई एम अप्लाइंग द मोमेंटम इक्वेशन ओनली स्पेसिफिक फोर्स एक तरीका है जिससे हम इनडायरेक्टली मोमेंटम इक्वेशन अप्लाई कर लेते हैं क्लियर है मेरी बात नोट करिएगा यहाँ तक इसी को अब मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूंगा बस हटा रहा हूँ इसको मैं
नाउ सिंप्लीफाइंग इट. नोट कर लिया आपने ये पोर्शन, रबिंग इट ऑफ. इसी को अब मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं. सिंप्लीफाइंग इट. Okay, so now we know, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँगा. FR1 यूज कर लो या FR2, चलो FR1 यूज कर लेता हूँ. Q स्क्वायर बाई जी Y1 Q. दिस इम्प्लाइज Q स्क्वायर बाई जी इक्वल टू FR1 का स्क्वायर इंटू Y1 का. इस Q स्क्वायर बाई जी को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो. सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, substituting in equation 1. equation 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं. substituting in equation 1 हम लोग क्या करेंगे, this what we can write is FR1 का स्क्वायर, FR1 स्क्वायर Y1 का क्यूब इज इक्वल टू Y1 Y2 इंटू Y1 प्लस Y1 प्लस Y2. क्लियर है? दिस इम्प्लाइज डिवाइड बाई 2 भी है, 2 को उधर ले जाओ. दिस इम्प्लाइज देखो एक Y1 कट कर लिया तो यहाँ क्या बचा, Y1 स्क्वायर. जब नीचे लेके जाऊंगा तो एक Y1 को बाहर रखिए, एक Y1 को अंदर ले जाइए. Y1 will be cut, it will remain Y1 square. So making it in the denominator, one Y1 I will attach it with Y2 and the other Y1 will go inside the bracket. So this implies क्या बनेगा, Y2 by Y1 into 1 plus Y2 by 1, यही हो जाएगा, इक्वल टू 2FR1 का स्क्वायर. सिंप्लीफाई करो और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है. देखो Y2 by Y1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 by Y1 माइनस 2FR1 स्क्वायर इक्वल टू G. इसको और सिंप्लीफाई कर लो. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो Y2 by Y1 में एक रिलेशनशिप बनेगा. क्या रिलेशनशिप बन जाएगा देखिए, Y2 और Y1 के बीच का रिलेशनशिप देखिए. Therefore, this implies Y2 by Y1 quadratic equation minus 1 plus minus under root 1 plus 8 b square minus 4ac ना, तो ये क्या हो जाएगा, FR1 square डिवाइडेड बाई क्या होगा, 2. नेगेटिव रूट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. वी आर ओनली अडॉप्टिंग द पॉजिटिव, नेग्लेक्टिंग द नेगेटिव रूट, नेग्लेक्टिंग द नेगेटिव रूट. हम क्या लिख सकते हैं, Y2 by Y1 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 8 FR1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 8 FR1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. तो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. सिमिलरली देखो, ये तो FR1 को सब्स्टिट्यूट करके बना. अगर मैं FR2 को लिखता तो क्या लिखता, Q स्क्वायर बाई जी FR2 का स्क्वायर Y2 का क्यूब. तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करता तो Y2 क्यूब आता है, यहाँ पे FR2 आ जाता. तो अब ये Y2 कैंसिल होता तो Y1 बाई Y2 बनता. तो सब जगह Y1 बाई Y2 हो जाता और ये FR2 हो जाता. तो सिमिलरली ऐसा भी तो लिख सकता था. बोथ आर द सेम इक्वेशन, बस लिखने का तरीका बदल दिया. इट इज Y1 बाई Y2 इज इक्वल टू माइनस 1. FR1 की जगह क्या हो जाएगा, 1 प्लस 8 FR2 का स्क्वायर. ये अलग अलग इक्वेशन नहीं है, दीज आर द सेम इक्वेशन. FR2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय.
These two equations are known as the Bellinger's momentum. Equation 2 and 3 are same. These two equations are combinedly known as what? They are known as Bellinger's momentum equation. They are combinedly known as what? Bellinger's momentum equation. तो वही इक्वेशन नंबर 1 जो लिखा था q स्क्वायर बाई जी y1 y2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, उसी को रिप्रेजेंट करने का एक डिफरेंट तरीका है जो मैंने इक्वेशन नंबर 2 और 3 में सब्स्टिट्यूट कर लिया है. बस ध्यान रखिएगा जो डिनोमिनेटर में है उसी का फ्राउड नंबर बन रहा है. y2 बाई y1 इज इक्वल टू -1 प्लस 1 प्लस 8f(r1 स्क्वायर). अब ध्यान रखिए, दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस रेक्टेंगुलर चैनल. But you can apply even for a rough channel having small bed slopes, because in RVF friction will not play an important role, and for small bed slope sin theta is 0. So it is applicable even for a rough channel with a small bed slope, but it will not be applicable if the shape of the channel is changed. ये केवल rectangular channel के लिए है, अगर कोई और channel होगा तब ये चलेगा नहीं. क्लियर है? तो रेक्टेंगुलर होना तो बहुत जरूरी है, बट इवन फॉर अ रफ चैनल इट कैन बी एप्लीकेबल. देखो एक चीज और समझो, अगर आप रफ चैनल में इस इक्वेशन को अप्लाई करते हो तो यू विल गेट y एक्चुअल, यू विल गेट y एक्चुअल, और जो भी y2 एक्चुअल होगा दैट वुड बी लेस देन y2 एज ऑब्टेन्ड अबव. y2 एक्चुअल जो भी आप कैलकुलेट करोगे डेट विल बी लेस देन y2 एज कैलकुलेटेड अबव इफ फ्रिक्शनल लॉसेस आर आल्सो अकाउंटेड. देखो ये y2 निकालते वक्त मैंने फ्रिक्शन का लॉसेस नहीं लिया. जब फ्रिक्शन का लॉसेस लोगे, हालांकि फ्रिक्शन लॉसेस विल बी वेरी स्मॉल, बट हाँ अगर थ्योरेटिकली पूछे, अगर फ्रिक्शन लॉसेस को मैं अकाउंट फॉर करूँ तो एनर्जी और थोड़ी कम हो जाएगी. एनर्जी और थोड़ी कम, हेड लॉसेस दो कारण से हो रहे हैं, एक तो आपके जंप के फॉर्मेशन के कारण और दूसरा कंपोनेंट है फ्रिक्शन लॉसेस. फ्रिक्शन लॉसेस को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल, बट हाँ अगर उसको थ्योरेटिकली मैं अकाउंट फॉर कर लूँ तो यू विल गेट y2 एक्चुअल. सिंस एनर्जीज आर डिक्रीजिंग सो y2 एक्चुअल वुड बी लेस देन y2. एनर्जी थोड़ी और लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगी, जिसके यहाँ ऊपर वाला ही लेना ना आपको, क्योंकि सब क्रिटिकल डेप्थ लेना है. सो y2 एक्चुअल विल बी लेस देन y2 इफ फ्रिक्शन इज ऑल्सो अकाउंटेड फॉर. Theoretically this statement is very important. Assertion reason में ये statement पूछा जा सकता है. तो मैं लिखवाता हूँ इसके बारे में. आप एक काम करो, आप केवल Bellinger's momentum equation तक लिख लो पूरा, यहाँ से वहाँ तक पूरा लिख लो Bellinger's momentum equation तक. इसके नीचे लिखो, इसके नीचे लिखो, इसके नीचे लिखिएगा, इसके नीचे लिखिए, स्टार करके लिखिए, applicable only for horizontal frictionless rectangular channel. Applicable only for horizontal frictionless rectangular channel. Applicable only for horizontal frictionless rectangular channel. इसके बाद नोट में एक पॉइंट लिखिए, नीचे नोट में लिखिए दिस इक्वेशन, या इस ऐसे लिखिए Bellinger's momentum equation can be applied, can be applied, can be applied for a rough channel, for a rough channel, for a rough channel with small bed slopes, for a rough channel with small bed slopes, with small bed slopes, but the shape should always be, but the shape should always be rectangular, but the shape should always be rectangular. rectangular के अलावा कोई और शेप होगा तब मत लगा दीजिएगा इक्वेशन. but the shape should always be rectangular, but the shape should always be rectangular. क्लियर है? फिर लिखिए नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लाइन में लिखिए y2, या इस तरीके से theoretically y2 actual less than y2, y2 actual less than y2, y2 less than y2, y2 actual less than y2 as calculated above, as calculated above, if friction is not neglected, if friction is not neglected. However the difference will be very small.
however the difference will be very small. रीजन तो आपको पता ही है, क्योंकि फ्रिक्शन विल नॉट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन, however the difference will be very small. क्लियर है? नोट का पॉइंट क्लोज करिए. अब मैं एनर्जी लॉस निकालूंगा. अगर मैंने हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस चैनल के लिए एनर्जी लॉस प्रूव कर दिया, देन आई एम ऑल्सो प्रूविंग दैट दिस एनर्जी लॉस इज टेकिंग प्लेस ओनली ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोलिक जंप. देखिए अब मैं एनर्जी लॉस भी निकाल के दिखा देता हूं. एनर्जी लॉस फॉर अ जंप, एनर्जी लॉस फॉर अ जंप, एनर्जी लॉस भी निकाल के दिखाता हूं. एनर्जी लॉस को क्या लिखेंगे आप? EL, हेड लॉस भी बोल सकते हैं इसको. एनर्जी लॉस, ओके. एनर्जी लॉस में देखिए मैं क्या बोल रहा हूं. EL विल बी इक्वल टू हाउ मच? EL विल बी इक्वल टू E1 माइनस E2. E1 क्या है हमारा? Y1 प्लस स्मॉल q स्क्वायर कर देता हूं, स्मॉल q स्क्वायर बाई 2g Y1 का स्क्वायर फॉर रेक्टेंगुलर चैनल आई एम मेकिंग, एंड Y2 प्लस स्मॉल q स्क्वायर बाई 2g Y2 का, यही EL है. E1 E2 स्पेसिफिक एनर्जी था हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस रेक्टेंगुलर चैनल के लिए. इसको एक तरफ लेके आओ, q स्क्वायर बाई 2g को एक तरफ ले आओ, q स्क्वायर बाई 2g 1 बाई Y1 स्क्वायर माइनस 1 बाई माइनस ऑफ Y2 माइनस 1. ऐसे लिख सकता हूं, देख लो आप. थोड़ा और सुंदर फॉर्म बनाता हूं. q स्क्वायर बाई g को क्या लिख सकता हूं? सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 क्या था हमारा? q स्क्वायर बाई g इज इक्वल टू y1 y2 y1 प्लस y2. ये अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किया था, डिवाइडेड बाय, सब्स्टिट्यूट करो इसको. दिस इंप्लाइज EL इक्वल टू क्या आ जाएगा? EL हाउ मच? एक काम करो, इसको ऐसे सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आएगा? y1 y2 इंटू y1 प्लस y2 इंटू y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. 2 तो पहले था, एक 2 और आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, माइनस y2 माइनस y1, माइनस y2 माइनस y1. यही आ रहा है, देख लो आप, यही आएगा हमारा. और एक y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर भी होगा नीचे, y1 स्क्वायर. अब सही, क्लियर है? तो y1 y2 कैंसिल करो, y2 माइनस y1 कॉमन कीजिए, y2 माइनस y1 y2 प्लस y1, एक y1 प्लस y2 और था तो y2 प्लस y1 का होल स्क्वायर बनेगा. सो हम क्या लिख सकते हैं? दिस इंप्लाइज EL इज इक्वल टू y2 माइनस y1. EL कितना आ गया? दिस इंप्लाइज EL इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं EL को? y2 माइनस y1 इंटू, कॉमन लिया, y2 प्लस y1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4y1 y2 माइनस, एक चीज ध्यान दो, ये क्या बनेगा? y2 प्लस y1 का होल स्क्वायर माइनस 4y1 y2, दैट इज नथिंग बट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. एक y2 माइनस y1 इंतजार कर रहा है बाहर, मिलके बनाएंगे क्यूब डिवाइडेड बाय 4y1 y2. दिस इंप्लाइज EL इक्वल टू, देखो मैंने प्रूव भी कर दिया, एक एनर्जी लॉस हो रहा है एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस चैनल में भी. सो दिस एनर्जी लॉस इज कंप्लीटली ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? अ हाइड्रोलिक. डायरेक्टली एक्सप्रेशन भी याद रखिएगा, काफी बारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है. और ये एक्सप्रेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर व्हाट? एप्लीकेबल फॉर हॉरिजॉन्टल frictionless rectangular channel. Applicable only for horizontal frictionless rectangular. Rectangular होना बहुत जरूरी है.
Even for a rough channel having small bed slope, you can apply this equation because RVF में friction का कोई important role नहीं है. And in the case of small bed slopes, you can neglect the slope. Sin theta is equal to 0. So therefore, EL equal to ये एक small bed slope के ऊपर भी applicable हो सकता है of rough channel, but rectangular होना बहुत जरूरी है. So I have proved that for a hydraulic jump, there is a significant amount of energy loss taking place, and that EL is given by y2 minus y1 का होल क्यूब अपॉन 4. कभी कभी ना एनर्जी लॉस इन टर्म्स ऑफ वॉट्स भी निकालते हैं हम लोग. ना एनर्जी लॉस इन टर्म्स ऑफ वॉट्स अगर निकालना हो तो मीटर में आएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे? नाउ पावर लॉस्ट कभी कभी ऐसे भी लिखना पड़ता है, तो आपने नोट कर ही लिया है पॉज करके. नाउ पावर लॉस्ट due to jump, power loss due to jump, पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, that is nothing but गामा क्यू एच एल या गामा क्यू ई. इस तरीके से लिखोगे तो आंसर विल कम इन वॉट्स. तो पावर लॉस भी कभी कभी पूछ लेते हैं इन वॉट्स, तो बस आपको क्या करना है, गामा क्यू एच एल. गामा इज द यूनिट वेट, क्यू इज द डिस्चार्ज एंड ई एल इज द एनर्जी लॉस. क्लियर? ये वॉट्स में आएगा आंसर. This will give us the answer in watts. This will give us the answer in watts. और ये आंसर किस में आ रहा था? मीटर्स. क्लियर है मेरी बात? Okay. कुछ एक और क्वांटिटी भी कभी कभी हमसे निकलवा लेते हैं, वो भी हमें पता होना चाहिए. सबसे पहली क्वांटिटी कभी कभी निकलवाते हैं, that is relative energy loss. उसको कैसे डिफाइन किया गया है? that is EL by E1. टोटल एनर्जी लॉस डिवाइडेड बाय E1. क्लियर है? फिर एफिशिएंसी ऑफ जंप डिफाइन किया गया है. एफिशिएंसी ऑफ जंप दैट इज E2 बाय E1. तो जितनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी जंप की, जंप उतना ही खराब होगा. उल्टा होना चाहिए, जंप की एफिशिएंसी कम से कम होनी चाहिए, लॉसेस ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए. जितनी कम एफिशिएंसी होगी, E2 जितना कम होगा, जंप उतना ही बढ़िया होगा. क्लियर? एंड लास्टली एक चीज पूछ लेते हैं, हाइट ऑफ जंप. हाइट ऑफ जंप को कैसे डिफाइन किया गया है? दैट इज y2 माइनस y1. दिस इज नथिंग बट द हाइट ऑफ जंप. ये सारी क्वांटिटीज भी कभी कभी निकलवा लेते हैं, तो इसका भी हमें आइडिया होना चाहिए. क्लियर है मेरी बात? इसको भी नोट कर लीजिएगा. तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे. नेक्स्ट क्लास हम यहीं से अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. नोट कर लीजिएगा अच्छे से. हैव अ गुड डे.